हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी कंटिन्यू रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट द टर्म नोन एज रिडॉक्स टाइट्रेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइट्रेशन के बारे में बात करी थी कि वहाँ पर टाइट्रेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन की और इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट की बात करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन? सो इन दिस टाइट्रेशन, व्हाट वी से, in this type of titration, oxidizing agent and reducing agent react with each other. Oxidizing agent और reducing agent आपस में react करते हैं, and such titration is known as redox titration. और at equivalence point, जो हमने बात पहले भी रखी है, at equivalence point क्या होगा भाई? आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे? बराबर। दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यस और नो? मतलब कि हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि n इंटू वी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू n इंटू वी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आप ऐसे लिख सकते हैं एक तो, और एक आप लिख सकते हैं बेटा कि मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यस और नो? इसके अलावा बेटा हम लोग पहले भी इसके क्वेश्चन कर चुके हैं कई बार। आपने जब हमने स्टार्टिंग में हम लोग जब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। हमने KMnO4 की रिएक्शन कराई थी अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो वो सारी रिएक्शन जो हमारी थी वो दे वाला व्हाट टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशंस। और एक और बात की, रिडॉक्स टाइट्रेशन को ही फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। इसी का एक टाइप है आपका बैक टाइट्रेशन, इसी का एक टाइप है आपका व्हाट वी से आयोडोमेट्रिक वर्सेस आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। वो सब इसी के टाइप आप कह सकते हैं। ये सुनो, सो बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे एंड फिर वही आपसे बात की जाएगी। एक को ब्यूरेट में फिल किया जाएगा, एक को बीकर में फिल करेंगे, और एक की कॉन्सेंट्रेशन नोन होगी और दूसरे के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता करना होगा। यही आपका प्रोसेस है टाइट्रेशन। ये सुनो, तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर रिडॉक्स टाइट्रेशन में। दो रीएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके हमने क्वेश्चंस भी किए और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बात फिर से कर रहे हैं आज। एक तो आपका KMnO4 की टाइट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका K2Cr2O7, इसकी टाइट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट वन इज व्हाट? KMnO4 टाइट्रेशन। हम लोग जानते हैं इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ये तीनों ही मीडियम में, एसिडिक हो, बेसिक हो, या जिसको हम स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल बोलते हैं, तीनों ही मीडियम में ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। वी ऑल नो अबाउट दैट। ये सब बातें पहले कर चुका हूँ आपसे, फिर से लिख रहा हूँ कि KMnO4 जो आपका है, अलग अलग मीडियम हम जानते हैं। अगर एसिडिक मीडियम है तो ये क्या बनाएगा, अगर बेसिक्स तो स्ट्रांगली बेसिक अगर ये है मीडियम तो क्या बनाएगा ये, और एक आपका न्यूट्रल प्रैक्टिकली नहीं होता मीडियम, इसको हम स्लाइटली बेसिक कहते हैं या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। हम लोग जानते हैं, मैंने इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है पहले के लेक्चर्स में। दैट इज फॉर दिस यू हैव टू लर्न। एक गाड़ी है बैन, उसका नंबर है 153। बेसिक मीडियम में एन फैक्टर आपका 1 है, एसिडिक में 5 है, न्यूट्रल मतलब कि स्लाइटली बेसिक में आपका 3 है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर किस में ये +7 में। तो एसिडिक मीडियम में अब एन फैक्टर 5 है तो Mn+2 में जाएगा ये। तो 7 से 2 कितने चेंज आया? 5 का। नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 Mn है। सो एन फैक्टर कितना आपका? 5। सब बातें पहले कर चुका हूँ। बेसिक में आप देखेंगे आपका ये बनता है Mn+6 में, एन फैक्टर आपका 1, और लास्ट हमारा बचता है न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली अल्कलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। ये आपका बनेगा Mn+4। तो आपका एन फैक्टर कितना है? 3। ये बातें पहले कर चुके हैं। ये सुनो, अब इसी KMnO4 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं जो हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो पहला पॉइंट ये है, आप इसमें लीजिए, बस उतार लीजिए फटाफट से। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे फटाफट से। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि यहाँ एसिडिक मीडियम की बात हो रही है।
चलो चलो नेक्स्ट टाइम में लिखता हूँ मैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ एसिडिक मीडियम की बात हो रही थी, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से हमारे लिए, फर्स्ट वन इज व्हाट, एसिडिक मीडियम is created by dilute H2SO4। मतलब एसिडिक मीडियम में जो हम एसिड लेते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 ही लेते हैं। हम लोग ना तो HCl लेते हैं ना हम HNO3 लेते हैं। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट कि डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों लिया जाता है एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए? तो बेसिकली इस व्हाट की ये जो HCl है ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है -1 से 0, मतलब ये इटसेल्फ एक्ट एज टाइट्रेंट। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका व्हाट वी से KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो HCl को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, HCl को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसकी वजह से Cl2 बनने की संभावना है पूरी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइट्रेशन का जो अमाउंट है, जो वैल्यूज है, कैलकुलेशन है, वो डिफर हो सकती है, इसलिए हम HCl यूज नहीं करते, ये खुद एज ए टाइट्रेंट वहां काम कर सकता है। दूसरी बात है, जब HNO3 की बात कर रहा हूं मैं, कि हम HNO3 को भी यूज नहीं करते बिकॉज इट इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और बात उससे पहले कि यहाँ मैंने बात रखी कि भाई ये -1 से 0 जा रहा है, HCl को ऑक्सीडाइज कर सकता है KMnO4। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से भी समझाते हैं कि जहां हम Cl- और SO4-2 के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं, वहां से भी आंसर आता है। बट फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा, इसलिए उस पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहा, पर ठीक है, ये हम बात कह सकते हैं। आप HNO3 में ये खुद अपने आप में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मान लो मैं इसकी हेल्प से एसिडिक मीडियम अगर क्रिएट करता हूं, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि HNO3 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि हम KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे जैसे रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी हम KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे बेटा किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो वहां पॉसिबिलिटी है कि अगर आप HNO3 की हेल्प से HNO3 की हेल्प से अगर आप एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं, तो ये खुद भी कहीं ना कहीं उस रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करने में कैपेबल है। तो फिर से कहीं जो अमाउंट है या जो टाइट्रेशन की वैल्यूज है वो डिफर हो सकती है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते, तो क्योंकि ये इटसेल्फ है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, ये सुनो। अब दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि हर एक रिएक्शन में, हर एक टाइट्रेशन में बेसिकली हम कहते हैं हम कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करते हैं। यहाँ KMnO4 इज यूज्ड एज सेल्फ इंडिकेटर, मतलब ये खुद ही इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे भाई? हमने कहा था इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर शो करते हैं। तो जब तक आप देखेंगे KMnO4 बेसिकली आपका जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, जैसे पर्पल या पिंक शेड कलर का ये होता है। तो जैसे ही ये Mn+2 बनता है, ये आपका कलरलेस हो जाता है, मतलब कि जैसे आप इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं ये कलर्ड से कलरलेस हो गया। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी टाइट्रेशन, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये सुनो, तो ये खुद एज अ इंडिकेटर यहाँ काम करता है, ठीक है। और तीसरी बात जो कॉमन सी बात है, KMnO4 is used as to oxidize or used to titrate इसे फेरस सॉल्ट्स कह सकते हैं, आप उसको टाइट्रेट करने में यूज में लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि ऑक्सलेट सॉल्ट को काम में लिया जाता है, मोहर सॉल्ट, मतलब कि इन सभी सॉल्ट्स में हम KMnO4 को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फेरस है, तो Fe+2 आपका क्या बनेगा बेटा? Fe+3, यस और नो? ये बैलेंस कर दिया इसको। ऑक्सलेट आयन आपका C2O4 -2, ये क्या बनाता है? CO2, 2CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, यस और नो? तो इस प्रकार से हम रिएक्शंस लिख सकते हैं बहुत सारी, बट हाँ मैंने एक जनरल आइडिया दिया आपको। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। बेसिकली अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि KMnO4 की रिएक्शन या तो फेरस सॉल्ट्स के साथ हो रही है, ऑक्सलेट सॉल्ट्स के साथ हो रही है, या आपके
मोहर सॉल्ट का। ज़्यादातर ये आप देख पाएंगे क्वेश्चन की फॉर्म में, और ये खुद एज अ सेल्फ इंडिकेटर काम करता है। और तीसरी बात मैंने बताया आपको कि डाइल्यूट H2SO4 की हेल्प से ही वहाँ एसिडिक मीडियम क्रिएट किया जाता है, ना कि HCl या आपका व्हाट वी से HNO3 यूज किया जाता है। ये बात होगी हमारी K1O4 की। हम बात करते हैं K2Cr27 की, फिर मैं न्यूमेरिकल पार्ट पर आता हूँ। एक बार आप इसको उतार लीजिए फटाफट। सो देखिए बेटा, नेक्स्ट वन K2Cr2O7, सेकंड इज व्हाट K2Cr2O7। ये भी आपका एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इट इज यूज्ड इन एसिडिक मीडियम ओनली। ये सब बातें पहले बता चुका आपको, इट इज यूज्ड इन एसिडिक मीडियम ओनली। और यहाँ आपका जो है जो फिनाइलअमीन है आपका, फिनाइलअमीन is used as indicator which turn deep blue at the end of titration। पहली बात तो कि ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, और यहाँ हम लोग डाइफिनाइलअमीन उसको एज ए इंडिकेटर काम में लेते हैं, और जो कि बाद में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सिग्निफाई करता है कि आपकी टाइट्रेशन खत्म हो चुकी है। यस और नो? एंड वी नो कि जो अगर उसकी रिएक्शन की बात करें तो ये क्या बनाता है आपका Cr+3। कौन से मीडियम में? ये एसिडिक मीडियम में। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम बात करूं तो हम जानते हैं कैसे बैलेंस करते हैं याद सबको। एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज, तो कार्बन 7H2O एंड दिस इज व्हाट 14H+, और ये आपका 6, 2, ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, एंड वी से दिस इज एन फैक्टर। तुम जानते इसके बारे में, कैसे हो? अब फिर कि भाई अगर इसकी बात की जाए तो ये भी कहाँ काम में लिया जाता है? इट इज यूज इन टाइट्रेशन ऑफ आपका फेरस सॉल्ट। अनडाउटेडली जहां जहां हम लोग KMnO4 काम में लेते हैं वहां वहां इसको भी काम में लेते हैं। फेरस सॉल्ट कह सकते हैं आप, ऑक्जेलिक सॉल्ट कह सकते हैं आप लोग, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्ट्स, आपका H2O2, आपका व्हाट वी से KI एक्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी है। ये सुनो, अगर मैं इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो हम जानते हैं फिर से जो मैंने पहले रिएक्शन लिखी थी आपका Fe+2 आपका किसमें बदलेगा? Fe+3 में। किससे बदलेगा? आपका CO2 में। H2O2 की हम बात जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, बट चूंकि यहाँ पर ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ काम करेगा आपका। ये सुनो, वही KI की हम बात कर सकते हैं उस तरफ क्या बनाएगा आपके लिए। ये सुनो, तो इन्हीं चीजों को मैं रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ लिखूँ तो देखिए, पहला आप कह सकते हैं Fe+2 आपका +3, कौन यहाँ पर है आपके साथ? K2Cr2O7। इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट आपके हैं। फिर आप कहते हैं जो मैं पहले बात करी अभी C2O4-2 आपका, तो क्या बनेगा? CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन। मैं H2O2 की बात करूं, अब देखो H2O2 की हम यहाँ पर किसमें ऑक्सीजन -1 में है। अब यहाँ अगर ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक चीज ध्यान रखना, H2O2 की 2 रिएक्शन होती है हमारी, शायद आपको पहले बताई भी होगी। एक में वो वाटर बनाता है, एक में वो ऑक्सीजन बनाता है। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है। उससे पहले आप समझिए -1 से कहाँ गया ये? -2, और ये -1 से कहाँ गया? ये 0। मैंने आपको समझाया था जैसे KMnO4 जो है हमारा, जैसे K2Cr2O7 आपका है, ये +6 में है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका बढ़ेगा। व्हाट आई मीन टू से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो इसका रिडक्शन होगा। मतलब क्या है? +6 से +5, +4, +3, +2 ऐसे हो सकता। तो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम होता है, वहीं जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ता है। तो अब देखिए यहाँ -1 से -2 गया, या -1 से 0 गया, तो अब देखो बताओ मुझे कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सी में रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब देखेंगे -1 से -2 नंबर कम हुआ है, नंबर कम हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नंबर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, कम होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर कम हो रहा है, और -1 से क्या गया 0, तो यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे लिए जब भी हम H2O2 की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, चाहे आप K2Cr2O7 से करा रहे हैं, चाहे आप KMnO4 से करा रहे हैं, आपको प्रोडक्ट में कौन मिलेगा, हमेशा O2 मिलेगा। कौन मिलेगा, हमेशा O2, क्योंकि वहां वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, वहां पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, H2O। दोनों ही केस में आपका एन फैक्टर क्या है, क्या एन फैक्टर आपका 2 होगा। तो यहाँ पे हम सामने कौन होना चाहिए, आपका रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ आपका कौन होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए आप, रिड्यूसिंग एजेंट तो हमें क्या मिलेगा ऐसे, उसको बैलेंस करेंगे इसको हम लोग बेटा, तो cis2h प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस और नो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। उसको उतारो, कुछ बातें और लिखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, और ये मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको K2Cr2O7 के लिए, कि Cr2O7 -2 और ये आपका CrO4 -2, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन रहा है कौन से मीडियम में, बेसिक में। एसिडिक में आपका, मैंने बताया था ABCD याद होगा आप लोगों को। बेसिक मीडियम में प्रेफरेंस क्या होती है, बेसिक मीडियम में क्रोमेट बनता है, तो सॉरी बेसिक मीडियम में क्रोमेट ज्यादा स्टेबल होता है, तो बेसिक मीडियम एरो किस तरफ है, क्रोमेट की तरफ। एसिडिक मीडियम एरो किस तरफ है, डाइक्रोमेट की तरफ। मतलब एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी आपकी किसकी होती है बेटा, व्हाट वी से, डाइक्रोमेट की। बेसिक पे आपके होते हैं क्रोमेट की रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। हाँ, कलर की बात करें, नॉट येलो, ये व्हाट वी से ऑरेंजिश शेड का होता है बेसिकली। तो ये ऑरेंज कलर का आपका होता है, ये आपका जो, ये आपका येलो कलर का होता है, ठीक है। तुम कई बार कलर से बताते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बना है, कि डाइक्रोमेट की तरफ रिएक्शन जा रही है या क्रोमेट की तरफ रिएक्शन जा रही है। ये सुनो, तो अब एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए। हाउ मैनी ml ऑफ सेमी मोलर, हाउ मेनी ml ऑफ सेमी मोलर KMnO4 semimolar acidified KMnO4 are required to oxidize 0.3040 gram of FeSO4 salt सॉल्यूशन। तो बहुत क्लियर दिख रहा है हमें, हमने ऐसे पहले क्वेश्चन कई बार किए हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, कि KMnO4 की रिएक्शन किससे हो रही है, आपकी FeSO4 से। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फेरस सल्फेट, फेरस से कब बनेगा, फेरिक। तो हम जानते हैं कि आप क्या करेंगे, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। यस और नो, ठीक है बेटा। सो हमसे वॉल्यूम पूछा, तो यहाँ N × V यूज करेंगे, तो N × V ऑफ KMnO4, और उस तरफ ना नॉर्मेलिटी गिवन है ना वॉल्यूम गिवन है, तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे मोल इंटू N फैक्टर ऑफ FeSO4। इज इट? सो नॉर्मेलिटी इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, सॉरी नॉर्मेलिटी गिवन है आपको, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो नॉर्मेलिटी इज व्हाट, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। मोलारिटी कितना है, 1/2 सेमी मोलर, एन फैक्टर कितना आपका 5, एसिडिक मीडियम है, इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। सो मोल इज व्हाट वी हैव 0. ध्यान रखना हमसे ml पूछ रहा है, तो यहाँ मिलीमोल्स की बातें हो रही है, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ से चलो पहले सॉल्व करते, देखो
3040 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास, कितना होता है इसका 152 इनटू, ये मोल्स आए हैं, नाउ इट इज मिलीमोल्स। क्लियर? मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तभी मुझे यहाँ वॉल्यूम जो मिलेगा एमएल में मिलेगा, एमएल में चाहिए। इनटू एन फैक्टर कितना आपके पास 1। कैसे? Fe+2 से कहा जाएगा Fe+3 में जाएगा। ये सुन लो, तो इसकी बात करें यहाँ से तो इट इज 5/2 इंटू V एंड दिस इज व्हाट, ये आपका आ जाएगा भाई गिवन मास में मोलर मास। ठीक है, सही किया मैंने। तो ये लगभग हमारा हो जाएगा बेटा, डबल हो रहा है, तो इट इज 2 इंटू 1000 बाय इट इज व्हाट, थोड़ा चेक करना बेटा सही है या नहीं, है ना। 2/10 हो जाएगा ये, तो 4/50, 4/5 आना चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से V = 4/5 ml आना चाहिए। एक बार आप चेक करना इसको, है ना। तो ऐसा कर लो, 304 ग्राम कर लो इसको, तो अब 4/5 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको हटा देना ना। क्लियर? इसको उतारिए, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 ग्राम सैंपल ऑफ FeSO4.7H2, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज व्हाट ग्रीन विट्रियोल इज डिसॉल्व्ड। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जेई में। चलो गेट दिस, अच्छा क्वेश्चन है। 25 ग्राम सैंपल ऑफ FeSO4.7H2, मतलब कि ग्रीन विट्रियोल का 25 ग्राम का सैंपल लिया पूरा, इज डिसॉल्व इन वाटर एंड डाइल्यूट H2SO4 एंड वॉल्यूम मेड 1 लीटर। पानी और डाइल्यूट H2SO4 में इसको डाला है, जिससे वॉल्यूम जो आपका 1 लीटर बन गया है। ठीक है, कॉमा 25 ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ 0.04 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब कि FeSO4.7H2 और KMnO4 की रिएक्शन है, KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज करेगा। वहां क्या बोला गया है कि KMnO4 का देखिए 25 ml के सॉल्यूशन, यहाँ व्हाट वी से सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर का है, 1 लीटर का। तो इसके 25 ml के लिए KMnO4 जो रिक्वायर्ड है वो कितना है, 10 ml ऑफ 0.04 मोलर। 25 ml FeSO4 के लिए 10 ml ऑफ 0.04 KMnO4 रिक्वायर्ड है। यस सर। अब देखो एक बात यह है कि जब 25 ml ही काम में लेना था तो फिर आपने 1 लीटर का सॉल्यूशन क्यों बनाया। मैं आपको पहले भी समझाया था कि जब टाइट्रेशन करते हैं हम लोग, तो हम सिर्फ एक रीडिंग से काम नहीं चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर 25 ml की बात की जाए तो और यहाँ पर व्हाट वी 7 लीटर है, मतलब कि आप इस टाइट्रेशन को 100 ml में 4 बार कर सकते हो, तो 1000 ml में लगभग 40 टाइम, मतलब 40 बार आप इस टाइट्रेशन को कर सकते हो, ताकि आपको बहुत प्रिसाइज रीडिंग मिले। बस मैंने आपको बात बताई थी कि इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में फर्क होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, एंड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग टाइट्रेशन प्रैक्टिकली करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि एरर कम से कम हो, तो हम लोग बार बार रीडिंग लेते हैं। जो रीडिंग मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है या मैक्सिममली क्लोज होती है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन एक्स्ट्रा लेते हैं। यस और नो? क्लियर? हाँ, यहाँ तक बात ठीक है। अब आगे बोला है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ FeSO4.7H2 इन सैंपल। सैंपल कितना ग्राम है, 25 ग्राम। 25 ग्राम के सैंपल में ये एक्चुअल में कितना है, ये हमसे पूछा है। यस और नो, यस और नो, बात समझ में आई? तो देखो पहली बात मुझे पता है कि अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ये निकालना है, परसेंटेज ऑफ FeSO4.7H2, तो ये क्या होगा भाई, वेट रिएक्टेड अपॉन टोटल वेट इनटू, ये आपका फॉर्मूला है, आपको याद हो मैंने आपको परसेंटेज प्योरिटी पढ़ाई थी, वहां पर ये फॉर्मूला था। तो वेट ऑफ सैंपल टोटल वेट तो कितना, 25 ग्राम है, तो मुझे पहले इसका वेट निकालना पड़ेगा, कितना अमाउंट FeSO4 चाहिए जो कि KMnO4 के साथ रिएक्ट कर जाए। तो व्हाट वी से नाउ फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, फ्रॉम
लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कुछ नहीं, फिर से वही इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, चलो वॉल्यूम की बात हो रही है तो मैं मिली इक्विवेलेंट कर लेता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम आपका ml में है, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, एग्री। सो हम लोग जानते हैं कि इट इज व्हाट, मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर, सो मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर, आप जानते हैं एन फैक्टर कितना होगा, 1 ही होगा, ये FeSO4.7H2 है ना बेटा, पूरा ये एन फैक्टर 1 ही होगा, पता है, इससे फ्लायर पर 1 में जाएगा। यहाँ एक बात की जाए, यहाँ n इंटू वी लगाएंगे हम लोग, बिकॉज क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम पॉपुलैरिटी गिवन है ऑफ KMnO4। यहाँ से जो ये मिली मोल्स आएंगे इसकी हेल्प से हम लोग मास निकालेंगे, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हाउ टू फाइंड द मास यूजिंग मोल्स, मोल इनटू मोलर मास। सो आपके क्वेश्चन में आपको सैंपल जो कि FeSO4.7H2 हो, उसका मोलर मास भी क्वेश्चन में गिवन है आपको, FeSO4.7H2 होगा, ठीक है, क्लियर। चलो, नहीं भी गिवन होता तो आप उसको निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है। चलो देखिए, सो मिली मोल आप कैसे आ जाएंगे, क्योंकि एन फैक्टर तो 1 है आपका, इक्वल टू नॉर्मलिटी, मोलैरिटी कितना बेटा हमारे पास 0.04 इनटू एन फैक्टर कितना है 5। एक और सिंपल सी बात है, डाइल्यूट H2SO4 का काम क्या है यहाँ पे, आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सॉरी लास्ट टॉपिक में बताया था कि हम KMnO4 के केस में हमेशा डाइल्यूट H2SO4 को एज अ मीडियम प्रोवाइडर लेते हैं, तो ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम है, तो एन फैक्टर कितना आपका 5, क्लियर। दिस इज नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हमारे पास बेटा, इसे 10 ml, क्लियर। तो यहाँ से जो मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे वो किसके लिए आएंगे, वो 25 ml ऑफ सॉल्यूशन के लिए आएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए उसको, इट इज आई थिंक इट इज 100, so milli equivalent is what, millimole equal to I think 2 आ जाएंगे मेरे सबसे, सही है मैंने, 50 into 4 this is 200 by 100, ठीक है। ये किसके लिए आया, फॉर 25 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 25 ml के लिए इतना है, तो हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है 1000 ml के लिए, ये करेंगे हम लोग, किसके लिए निकालेंगे, 1000 ml निकालेंगे, दैट इज फॉर 1 लीटर, तो 1000 ml निकालें बेटा। तो देखो थोड़ा स्क्वायर कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा और इसको, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। नाउ फॉर 1000 ml, मुझे दिख रहा है मैं डायरेक्ट 80 हो जाएगा, बट ठीक फिर मैं लिखता हूँ मैं 25 ml के लिए कितने बेटा, 2 मिली मोल से, तो यही करोगे आप लोग एक के लिए, और ये आपका 1000 के लिए, तो इंटू आप करेंगे 1000 से, यू विल गेट इट इज आई थिंक 80 मिली मोल्स। क्या यहाँ तक की बात ठीक है, क्या यहाँ तक की बात ठीक है बेटा, ये सुनो, तो उसको यहाँ तो उतारो फिर आगे हम बात करते हैं। तो ये मैंने क्या निकाले, मिली मोल्स। अब मुझे क्या निकालना है इसके बाद, इसकी हेल्प से मुझे यहाँ निकालना है मास निकालना है। सो मास इज सिंपली व्हाट, इनटू मोलर मास। तो एक बार इसको उतारो, आगे बात करते हैं फटाफट से। ठीक है चलो लिखूंगा। सो फॉर मास, मास क्या होता है, मोल इनटू मोलर मास। मोल कितना देंगे आपके 80 by 1000, मिली मोल से मोल इनटू मोलर मास कितना बेटा हमारे पास 278, ये मैंने निकाल लिया। तो ये कौन सा मास है, दिस इज द मास व्हिच इज रिएक्टेड, दिस इज द मास व्हिच इज रिएक्टेड, जो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करूं, मैं इसको यहाँ नीचे लिख दूं। ठीक है, थोड़ा आप देखना बेटा, एक्चुअली ये प्रॉपर बोर्ड नहीं है और चलो ठीक है देखिए। तो परसेंटेज, चलो मैं इसको हटा के लिखता हूँ, थोड़ा इजी होगा उस वाले पार्ट को। ठीक, सो मैं लिख रहा हूँ, आप वापस फॉर्मूला लिखना फिर से बेटा। परसेंटेज ऑफ FeSO4.7H2, ये आपका मास बेटा 80 इंटू 278 by 1000
और ये आपके मोल इंटू मोलर मास इंटू आपका 100। ये सुनो क्लियर। हाँ टोटल वेट मैंने लिखा नहीं, टोटल वेट कितना हमारे पास सैंपल का 25। सब सॉल्व करेंगे बेटा इसको। ये आपका 2 बार चला गया, ये भी आपका खत्म हो गया। 8 या 24, 3 8, लगभग ये 88-89% आना चाहिए मेरे हिसाब से, नियरली 88-89% आना चाहिए। कुल मिला के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इसको उतारो, मैं क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा ना। ठीक है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका एक नया टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। मतलब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को HCl के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है एंड HCl इज एक्सेस में, मतलब कि एक्सेस ऑफ HCl इज बैक टाइट्रेटेड विथ 0.3 नॉर्मल NaOH। मतलब बोला गया कि HCl एक्सेस में है और एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पे कि इज बैक टाइट्रेटेड विथ दिस एंड ऑल। पहली बात कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बैक टाइट्रेशन वाले पार्ट का है। हम पढ़ते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का ही एक टाइप है आपका बैक टाइट्रेशन। इसी का एक टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब बात करेंगे हम आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन की। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। पहले मैं समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर हम समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या है। तो वापस देखना क्या बोला है कि HCl एक्सेस में है। तो HCl में पहले आपने क्या, तो डायग्राम में समझे, देखो डायग्राम है इसको आप मान लो हम इसको बनाने की कोशिश करें। तो ये आपकी ब्यूरेट, ये नॉब, ये आपकी रीडिंग। तो इसमें हमने क्या फिल कर रखा है, यहाँ हमने फिल कर रखा टाइट्रेंट। मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक टाइट्रेशन, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइट्रेंट ये आपका एक्सेस में है, ये आपका किसमें है, एक्सेस में है। और यहाँ आपने फिल कर रखा आपका जो भी एनालेट है जिसका हमें, जिसको हम टाइट्रेट भी कहते हैं, हमने फिल कर रखा बीकर में। तो बीकर में आपका ये फिल्ड है, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डाल रहे हैं। अब देखो 5 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका यहाँ हमने मान लो पहले फिल कर रखा है, इसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिल कर रखा हमने इसमें। ठीक है, अब इसमें आप ड्रॉप बाय टाइट्रेंट कौन है, HCl जो एक्सेस में है वो हमने फिल कर रखा है इसमें HCl फिल। इस HCl को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डाल रहे हैं, इसका अमाउंट तो फिक्स, ये एक्सेस में है, HCl एक्सेस में है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसको इसका टाइट्रेट कर रहे हैं। तो अब देखिए ये HCl एसिड, ये आपका बेस, एसिड बेस टाइट्रेशन हो रही है, बस ठीक है, हमने एक नया नाम दे दिया बैक टाइट्रेशन, समझेंगे भी क्या है उसको। तो अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें HCl डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि HCl एक्सेस में, तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा आपका कंज्यूम हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, एसिड बच जाएगा। ये सुनो, तो अब क्या करते हैं हम लोग कि अब हम इस एसिड को भी कंज्यूम करने के लिए हम एक नया एनालेट, एक नया टाइट्रेट लेते हैं, जो कौन है यहाँ पर आप देखेंगे NaOH। क्या बोला है, एक्सेस ऑफ HCl इज बैक टाइट्रेटेड विथ 0.3 नॉर्मल NaOH। आपने फिर से ये खत्म हो गया, फिर इसके बाद आपने NaOH लिया, मतलब कि जो HCl है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज NaOH दोनों से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक्सेस में, ये खत्म, फिर आपने हो लिया। तो कहने का मतलब है कि टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने एक बैकअप की फॉर्म में, हमने याद करने के लिए आप कहते हैं बैकअप की फॉर्म में हमने एक सेकेंडरी एजेंट भी ले रखा है। अब देखो मेन बात, व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक टाइट्रेशन, दो सिंपल से रीजन है इसके। पहला तो कि कई बार प्रैक्टिकली बहुत सारी रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, डायरेक्टली हो नहीं पाते। आप सो लिख लेना कि व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक टाइट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखना,
practically there are so many reactions which are quite slower when we titrate directly. Practically there are so many reactions which are quite slower when we titrate directly. जब डायरेक्टली टाइट्रेट करते हैं तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता. और सेकंड बात कि कहीं बार जो कैलकुलेशंस है वो बहुत सटीक नहीं आ रही होती है डायरेक्ट टाइट्रेशन के माध्यम से, तो हम ये अप्रोच यूज कर सकते हैं. सेकंड इज व्हाट कि आप लिख सकते हैं समटाइम्स calculations are not that accurate in direct titration, so we use the method of back titration. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो बातें बोली फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ये तो ठीक है, अगर लैब वगैरह में हम काम कर रहे हो तो ये रीजन हो सकता है, आप दे सकते हैं. हमारे लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बेसिकली इज व्हाट कि जब जब परसेंटेज प्योरिटी की बात होती है तो आप ये यूज करते हैं. सो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज व्हाट, for to calculate percentage purity of sample, we use back titration method. For to calculate percentage purity sample, we use back titration method. देखो ना, कई बार टीचर कुछ पॉइंट बताता क्लास में, कई बार लिखवाता नहीं है, तो जो मैंने पॉइंट बताया वो तो लिखना ही बेटा में, हमारी नोट्स बहुत शार्प होने चाहिए. दूसरी बात, कोई टीचर का मान लो पॉइंट बोर्ड पे बोलता है बट उसको लिखवाया नहीं है, भूल गया, तो आप ध्यान रखें अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आप खुद से लिख लें साइड में, नहीं उसको. हमारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, ठीक बात समझ में आपको क्या हुआ? क्लियर? एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? ठीक है, क्लियर. इसको थोड़ा और समझे, मान लो मैं एक तरीके से और समझाऊंगा आपको. चलो यही देखो, मैं बाद में इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा. मैं यहाँ पर ए की रिएक्शन बी से होती है और एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से 1. बी जो कि आपका टाइट्रेंट है वो एक्सेस में है. जनरली हम टाइट्रेंट को ही एक्सेस में लेते हैं, इन जनरल टाइट्रेंट को ही एक्सेस में लिया जाता है. प्रोडक्ट बना. अब जो टाइट्रेंट बच गया है, रिमेनिंग टाइट्रेंट रिएक्ट विथ टाइट्रेट सी और फिर आपका बनेगा प्रोडक्ट 2 जो भी है. तो हमारे केस में इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो एबीसी कौन है. बी जो एक्सेस में आपका यहाँ पर वो है क्वेश्चन में HCl में, जो आपने ब्यूरेट में फिल कर रखा है. क्लियर? टाइट्रेंट. ए जो हमने पहले रिएक्ट कराया क्वेश्चन के हिसाब से, मैंने कह दिया कि भाई इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यस और नो? ठीक है. एंड द सी इज व्हाट हियर वी कैन से NaOH. एग्री और नॉट? हम देख पा रहे हैं ये जो बी है ये ए से भी रिएक्ट कर रहा है, ये बी है जो सी से भी रिएक्ट कर रहा है. ये जो HCl है आपका, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कर रहा है, ये HCl आपका NaOH से भी रिएक्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. और भी से आप लिख लीजिएगा इसको, इक्विवेलेंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी. एंड बशर्ते प्रोडक्ट 1 और सी ये आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, रिएक्ट नहीं करने चाहिए. वैसे आप देखिएगा तो रिएक्ट नहीं भी करते, ऑब्वियस बात है, बट ठीक है, मैं एज इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो बना है वो सी से रिएक्ट ना करे. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक टाइट्रेशन. बैक टाइट्रेशन सिर्फ यही होता है. इसके अलावा अगर आपको किताब पढ़ रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन लग रहा है कि सर क्या है क्या नहीं है, उससे बेस्ट अप्रोच है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, खत्म बात. आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक टाइट्रेशन. बस दैट्स ऑल, इतना ही है बैक टाइट्रेशन. तो कई बार बेवजह की नई नई टर्म्स ऐड कर दी जाती है बुक्स में, जहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है. उसका इतना रोल नहीं है. आप अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. अब क्वेश्चन का नाम भले कुछ भी हो, ठीक है, क्लियर. तो इसको उतारिए, फिर मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ. देखिए बेटा प्लीज फटाफट. ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, देखो मैं. तो इसको रहने देते हैं हम लोग, सुंदर लग रहा है डायग्राम. ठीक है, चलो. तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या भाई, कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl,
चलो वॉल्यूम की बात करें, मैं मिली इक्विवेलेंट ले लूं। चलो देखते हैं ना। इक्विवेलेंट ऑफ HCl कंज्यूम इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये हो रहा ना भाई, ये एसिड, दोनों बेस, खत्म बात, एसिड बेस टाइट्रेशन। सो इक्विवेलेंट ऑफ HCl, हाँ उससे पहले एक और चीज समझिए आप, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। इस फॉर्मूले हटा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देंगे। सो परसेंटेज प्योरिटी of calcium hydroxide is what? Weight reacted upon weight taken into 100। मैंने आपको पहले पढ़ाया है भाई इसके बारे में, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, कितना वेट रिएक्ट किया वो ऊपर लिखा था, नीचे पूरा सैंपल का वेट। सैंपल का वेट कितना है, 5 ग्राम, वो नीचे लिख देंगे हम लोग। पहले हमें वेट निकालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तभी हम इस पार्ट को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं इस वाले पार्ट पे कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl equal to equivalent of NaOH plus equivalent of calcium hydroxide। ठीक है भाई। सो इक्विवेलेंट ऑफ HCl की बात की जाए, HCl कितना हमारे पास 0.5 इंटू 50, N इंटू V कर दिया मैंने। नॉर्मलिटी मोलारिटी सेम वैसे तो नॉर्मलिटी गिवन है। अब चूंकि मैंने वॉल्यूम ml में लिया तो ऑब्वियसली हम मिली इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं, तो आप लिख देना मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट प्लस मिली इक्विवेलेंट। अंडरस्टूड है वो चीज, ठीक है। नाउ फॉर NaOH वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कितना भाई NaOH आपके पास 0.3 इंटू 10, क्लियर। 0.3 नॉर्मल, वॉल्यूम आपका 10 ml, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमें यहाँ उसका मास चाहिए और क्वेश्चन में मास ही गिवन है सैंपल का, तो हम यहाँ N इंटू V नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे मोल इंटू एन फैक्टर। सो वी यूज मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अब इसको हटाना पड़ेगा भाई। सो मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये 25 हो गया भाई हमारा। ये हमारा भाई कुछ गलत कर दिया हमने, समथिंग इज मिस्टेकन। सही है, ठीक हो गया। 3 प्लस मोल, गिवन मास कितना भाई हमारे पास, ये तो निकालना है। मोलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, कैल्शियम 40, 2 ऑक्सीजन 32, 2 हाइड्रोजन 2 34, 74 मोल और इनटू एन फैक्टर 2। पर चूंकि हम मिली मोल्स लेके चल रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं, तो हमें मिली मोल चाहिए होंगे, तो इनटू 1000, ठीक है। इधर आ जाएगा, ये आपका 22 हो गया भाई। सो ये आपका हो जाएगा भाई कितना, W इंटू 1000 बाय 37। तो यहां से अगर मैं W निकालूं, सो W इक्वल टू 22 इंटू 37 बाय 1000, तो कितना आएगा भाई, ये मल्टीप्लाई करूं 22 37 से, 370, 804 आना चाहिए भैया ना। तो 804, तो ये 1000 से डिवाइड किया मैंने, 804 ग्राम आ गया। ठीक है भाई, थोड़ा चेक कर लेना भैया ना, ऊपर नीचे डायरेक्टली किया मैंने। सो नाउ फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग परसेंटेज प्योरिटी में। सो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो मच वेट रिएक्टेड अपॉन सैंपल का वेट 5 इंटू 100, तो हमारा बन गया भाई 80.4 बन गया बाई 5, तो लगभग 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। तो ठीक, मैं उसका अप्रॉक्सीमेटली 17% कर देता हूँ, 16 चलो कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। सॉल्व करना, ठीक है। कुल मिला के मुझे समझाना था कि एक्चुअली व्हाट इज बैक टाइट्रेशन, उसका यूज क्या है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर परसेंटेज प्योरिटी की बात की जाएगी, ठीक है। तो बेटा आज हमने कवर किया
व्हाट वी से रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड बैक टाइट्रेशन। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हमने बेसिक आइडिया लिया क्या है क्या नहीं हमने समझा। और आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फ्रॉम जी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, या अगर मेडिकल में पेपर बहुत अच्छा बनता है तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। टिल देन, थैंक यू सो मच।